Good morning, friends. Welcome back to the Cardiology Dialogues. आज एक छोटा सा डिस्कशन रखते हैं जो वाल्व के ऊपर। जो वाल्व होते हैं, आपको मालूम है कि हार्ट के 4 वाल्व होते हैं, 2 दाहिनी तरफ और 2 बाईं तरफ। तो जो राइट साइड के वाल्व्स हैं वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और एक पल्मोनरी वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है और वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वाल्व होता है। और जब पल्मोनरी वाल्व से ब्लड जाता है तो लंग्स में जाता है और वहाँ उसकी ऑक्सीजनेशन होती है और फिर वो जब लौट के आता है तो लेफ्ट एट्रियम में आता है, यानी लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। और वो एट्रियम से आके जब वेंट्रिकल में आता है तो उसके बीच में एक माइट्रल वाल्व होता है और जब वेंट्रिकल से निकल के वो हार्ट की मेन वेसल एओर्टा में जाता है तो उसके बीच में एओर्टिक वाल्व होता है। तो इन 4 वाल्व में बीमारी हो जाती है और माइट्रल वाल्व जो है वो बड़ा कॉमनली इफ़ेक्ट होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है बचपन में, 14-15 साल की या 5 से 15 साल एज लिखी जाती है। उस बीच में किसी को गठियावाद हो गया, प्रोलॉन्ग्ड फीवर हो गया, गले में खराबी के बाद हो गया, तो वो रूमेटिक फीवर हिंदुस्तान में काफ़ी कॉमन है बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग एंड लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब हालांकि कम होने लगा है क्योंकि जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है वैसे वैसे अब उसका इंसिडेंस रोमेटिक फीवर का भी कम होना शुरू हो गया। तो रोमेटिक फीवर में ये कहा जाता है इट लिक्स द जॉइंट्स एंड बाइट्स द हार्ट, यानी वो जोड़ों में तो सिर्फ चाट चूट के निकल जाती है लेकिन वाल्व को पकड़ लेती है, उसे बीमार कर देती है। तो उसको हम लोग कहते हैं माइट्रल वाल्व डिजीज़, या वो स्टेनोसिस हो या फिर वो रिगर्जिटेशन हो। दूसरा है एओर्टिक वाल्व कॉमनली इफेक्ट होता है। वो 2 तरह से इफेक्ट होता है, या तो वो रूमेटिक की वजह से होगा और या फिर बुढ़ापे में वो डीजनरेटिव होने लगता है, कैल्शियम जमा होने लगता है और वो डीजनरेट करने लगता है और वो सिकुड़ जाता है। तो जब वाल्व सिकुड़ जाता है तो फिर ब्लड को बाहर निकलने में दिक्कत होती है। तो आज मैं सिर्फ एओर्टिक वाल्व के बारे में बात करना चाह रहा था कि जो डीजनरेटिव वाल्व होते हैं, उम्र के साथ जो होते हैं, वो वाल्व उस पर कैल्शियम जमा हो जाता है और वो सिकुड़ जाते हैं। अब जब वाल्व सिकुड़ जाता है तो उसमें अक्सर पता नहीं चलता है मरीज़ को, वो धीरे धीरे कैल्शियम जमा होता रहता है, सिकुड़न होती रहती है और वो 60, 65, 70 साल पे जाके फिर वो तकलीफ़ देना शुरू हो जाता है। 3 तरह की तकलीफ़ें उसमें होती हैं। पहली तकलीफ़ तो ये कि सांस फूलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब वाल्व सिकुड़ गया तो वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बाहर निकालने के लिए, और जब वो ज़्यादा मेहनत करता है तो फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और वो कमज़ोर होता है तो फिर बैक प्रेशर से फेफड़ों में ब्लड का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है और जब आप चलते हैं तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब शुरुआती दौर में जब वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसकी मांसपेशी मोटी होना शुरू हो जाती है। जैसे हम वर्जिश करें तो हमारी मसल्स बन जाती हैं, उसी तरह से जब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसकी मांसपेशी भी मोटी हो जाती है। और जब मांसपेशी मोटी हो जाती है तो जो खून की सप्लाई है वो मान लीजिए वो बनी है 10 ग्राम के खून की सप्लाई, वाल्व जो है वो जो वेसल है, जो कॉर्नरी आर्टरी है, वो उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो ब्लड फ्लो है वो मान लीजिए 10 ग्राम जो है वो हार्ट की मसल के लिए बना है, उतना सफिशेंट है। और अब हार्ट की मांसपेशी बढ़ के 50 ग्राम हो गई, 100 ग्राम हो गई, तो अब वो खून की सप्लाई कम पड़ने लगेगी। और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर सीने में दर्द शुरू हो जाता है, एंजाइना शुरू हो जाता है। तो दूसरी मैनिफेस्टेशन जो एओर्टिक वाल्व डिजीज़ का है वो है एंजाइना। जब आप चले तो आपको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, हार्ट की मसल को वो से मिल नहीं रही है। कभी कभी उम्र के साथ नसें पतली भी हो जाती हैं, तो एक तो सप्लाई भी पतली है और डिमांड भी बढ़ गई, तो दोनों के मिसमैच से और मिलजुल के सीने में दर्द शुरू हो जाता है, एंजाइना हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जब हार्ट पंप करे और वो खून आगे ना निकल पाए तो क्या होगा, खून की सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलती है। तो आपने मेहनत की, दौड़े, चले और आपके खून को ज़्यादा सर्कुलेशन में हुआ, वहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ तो रुकावट है, तो ब्लड आपका ब्रेन में नहीं पहुँच पाया तो आपको चक्कर, बेहोशी आ जाती है, जिसको हम लोग सिनकपी कहते हैं। तो 3 प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं जिसमें
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना, चेस्ट पेन यानी एंजाइना, और तीसरा सिनकपी यानी चक्कर खा के बेहोशी भी आ जाना। तो कोई भी सिम्टम आना शुरू हो जाए तो वो फिर बायस हो जाता है कि हाँ भाई अब आपको वाल्व बदलवा लेना चाहिए, वाल्व रिप्लेस हो जाना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि पहली बार सांस फूलती है 60-65 साल पे किसी किसी की, और जब उसका इको करते हैं तो देखते हैं कि वाल्व बुरी तरह से नैरो हो चुका है, या वो लीक भी कर रहा है, या वो हार्ट जो है वो ऑप्टिमम पंप नहीं कर रहा है, 40-45 पे उसका इजेक्शन फ्रैक्शन आ गया है। तो मरीज़ को बताते हैं कि भाई अब आपका वाल्व बदला जाएगा। तो वाल्व बदलने के नाम से तो देखिए कोई भी इंसान घबराएगा कि भाई सीना चीरा जाएगा और हार्ट के ऑपरेशन में ख़तरा होता है, और साथ साथ में एंजियोग्राफी भी की जाएगी, अगर आपकी नस भी बंद है तो वो भी उसी वक्त बदल दी जाएंगी। तो जब सर्जन करने चलता है तो वो बताता है कि भाई देखिए दोनों ऑपरेशन बड़े हैं, वाल्व का बदलना भी बड़ा है, नसों का ऑपरेशन भी बड़ा है, तो उसमें 7 पैसे से 10 पैसे जान का भी खतरा है, फालिज लग जाने का खतरा है, किडनी फेल हो जाने का खतरा है, जान जाने का भी खतरा हो जाता है इन सब चीज़ों का। उनका लिवर फेल हो गया तो किडनी फेल हो गई, तो इन सब चीज़ों के लिए आप डरते हैं, और डरना लाजमी भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि इसके अलावा और चारा नहीं है। कोई भी दुनिया में ऐसी दवा नहीं बनी है जो वाल्व को ठीक कर दे, तो वाल्व तो देखिए बदलना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अब ये एक और तरीक़ा हम लोगों ने निकाल लिया है कि जिसमें ये काटा पीटी और जो किडनी का ख़तरा और जो स्ट्रोक का ख़तरा है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। तो सीना न खोला जाए उसके लिए फिर हम लोगों ने टावी करके आया है, जिसको हम लोग ट्रैवर कहते हैं, कि ट्रांस कैथेटर डिलीवरी ऑफ वाल्व। तो वाल्व जो होता है वो बलून के ऊपर लगा रहता है, एक आर्टिफिशियल वाल्व है, वो बलून पे चढ़ा रहता है। तो पहले हम पैर की नज़्मे से जाते हैं और पहले सादे बलून से वाल्व जो सिकुड़ा हुआ वाल्व है उसको खोलते हैं, और फिर जब वो वाल्व खुल जाता है तब वो दूसरा गुब्बारा जिसके ऊपर वाल्व चढ़ा है उसको वहाँ ले जाते हैं और वाल्व के ऊपर लेके उसको फुला देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं, तो वो वाल्व वहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है। तो सिकड़े हुए वाल्व को हम लोग हटा के चिपका के उसकी जगह दूसरा वाल्व जो टिश्यू वाल्व है उसको चिपका देते हैं। तो ये टिश्यू वाल्व भी अब बहुत कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, टैवर या टावी कहलाता है। तो ये भी एक तरीका है, और स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं जिनमें ऑपरेशन का ख़तरा ज़्यादा है, जहाँ सर्जन भी थोड़ा सा हिचकता है, मरीज़ भी हिचकता है कि भाई ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के दौरान ही कोई मिसहैप हो जाए, तो वहाँ पे फिर हम लोग ये इस्तेमाल। तो ये शुरुआती दौर में ये हुआ था कि भाई जो जिनकी बहुत एडवांसिंग एज है, जो बहुत सीवियर जो है वो स्टेनोसिस है और रिस्क भी ऑपरेशन का बहुत है, तो वहाँ टैवर किया जाए। लेकिन जैसे जैसे टैवर का एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया वैसे वैसे अब हम लोग कम सीवियर सिचुएशंस में और लो रिस्क पेशेंट्स में भी जो है हम लोग उसको लगाने लगे हैं। तो अब ये काफ़ी कॉमनली होने लगा है। खर्चा सरकारी अस्पतालों में तो करीब 15 लाख के आसपास आता है, क्योंकि वाल्व महंगा है, करीब 12.5 या 13 लाख के आसपास आता है। प्राइवेट में शायद 25 लाख लगता है। और अब तो देखिए हर वाल्व को हम लोग बदल सकते हैं कैथेटर के ज़रिए। ट्रांस कैथेटर जो है सब वाल्व बदल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। सिर्फ एओर्टिक वाल्व के बारे में किया गया कि अक्सर जो डीजनरेटिव वाल्व होते हैं, जो उम्र के साथ होते हैं, वो बहुत बाद में पता चलते हैं, 60-65 साल पे जब सांस फूलती है या दर्द होता है या चक्कर बेहोशी आती है, तो तब उस वक्त हम लोग उसकी बदलने की बात करते हैं। और 2 ऑप्शंस हैं, एक तो सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट है जिसमें कि हम लोग स्टर्नम खोल के और वाल्व को एक्सपोज करते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि भाई साथ साथ कॉर्नरी आर्टरीज़ भी बदल दी जाती हैं, और मैकेनिकल वाल्व हमेशा अच्छे होते हैं, ज़्यादा चलते हैं। ड्रॉबैक ये है कि मैकेनिकल वाल्व में हम लोगों को एंटीकोएगुलेंट देते हैं, खून पतला करने की दवा देती है, क्योंकि उम्र के साथ जब हम खून पतला करने की दवाएं देते हैं तो फिर उसमें ब्लीडिंग का भी चांस होता है। हालांकि अब सर्जन भी जो है वो मैकेनिकल वाल्व की जगह जो है वो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगाने लगा है, जो कि उसमें मैकेनिकल एलिमेंट बहुत कम होता है, और हम लोग को खून पतला करने वाली दवाएं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए 2-3 महीने के लिए देनी पड़ती हैं, लाइफ लॉन्ग मैकेनिकल वाल्व की तरह नहीं देनी पड़ती हैं। मैकेनिकल वाल्व डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा होता है ये बायोप्रोस्थेटिक से। बायोप्रोस्थेटिक जो है उसकी लाइफ 10, 15, 20 साल मैक्सिमम होती है, इसलिए 65 साल से उम्र के लोगों में लगाते हैं ताकि उनकी लाइफ अगर 85 साल है तो वो वाल्व चल जाए। और यंगर इंडिविजुअल्स में जो 40, 45, 50, 55, 60 तक भी होते हैं, उनको फिर जनरली हम लोग मैकेनिकल वाल्व कहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल वाल्व की लाइफ
लंबी होती है। बस हाँ, वहाँ खून पतला करने की दवा देनी पड़ती है। उसमें बराबर हम लोग को ब्लड टेस्ट करा के INR टेस्ट करना पड़ता है कि भाई ज़्यादा पतला ना हो जाए, कम पतला ना हो जाए। ज़्यादा पतला होगा तो ब्लीडिंग होगी, कम पतला होगा तो क्लॉट जमेगा। तो ये जो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व हैं या जो हम लोग टैवर करते हैं, जिसमें कि पैर की नस के जरिए जो वाल्व गुब्बारे पे है वो जाके डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो सब होता है। अच्छा, एल्डरली लोगों में जैसा मैंने कहा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी होती है, तो वो जब हम लोग सर्जिकल रिप्लेसमेंट करते हैं तो उस वक्त बाईपास भी हो जाता है। और इसमें भी जब हम लोग टैवर करते हैं और साथ में हम देखते हैं कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है तो एंजियोप्लास्टी से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के इलाज हैं एओर्टिक वाल्व के लिए। तो आज मैंने इसलिए इसका जिक्र किया क्योंकि एक पेशेंट मेरे पास आई थी जो एओर्टिक वाल्व की है, 70 साल की, उनकी माँ थी। तो अब वो हिचक रहे थे, दुबली पतली थी बेचारी और थोड़ा सा कमज़ोर लग रही थी, और वो लोग भी हिचकते थे कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो ये बर्दाश्त भी कर पाएंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में जिस डिपार्टमेंट को मैंने शुरू से सींचा है, बड़ा किया है अपने और सीनियर्स के साथ, डॉक्टर मंसूर हसन, डॉक्टर पुरी, डॉक्टर द्विवेदी, डॉक्टर सरन साहब मुझसे इमीडिएट सीनियर और तमाम मेरे कॉलीग्स। तो अब वहाँ पे उनको टैवर यानी जो ट्रांस कैथेटर बताया गया था, लेकिन कॉस्ट थोड़ी सी उनको बॉदर कर रही थी। तो मैंने उनको काउंसिल किया कि देखिए माँ है, ये ना सोचिए कि साहब हमने दवा दे दी और सांस में आराम है तो वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि रात बेरात कहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई तो फिर जान पे बन जाएगी। इसलिए वाल्व तो बदलवा ही लीजिए। 70 साल ऐसी कोई उम्र नहीं है कि आप उनको राइट ऑफ कर दें, और आप खर्चा ज़रूर होगा, लोग लोन लेके भी करते हैं। तो आप वाल्व को ट्रांस कैथेटर रिप्लेस करा लीजिए, जिसमें कि ये जो चीरा फाड़ी वाला रिस्क है, जो किडनी फेल हो जाने का है, इन सब चीज़ों का ख़तरा कम रहेगा। हाँ, स्ट्रोक का रिस्क तो रहता है, फालिज लग जाने का तो टैवर में भी रिस्क रहता है, तो काटा पीटी से बच जाएंगे। तो आप कोशिश करके कराइए। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपके जहन में कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप भी काउंसिल कर सकते हैं, या मेरा जो भी मैंने पॉइंट्स रखे हैं उनको उनसे शेयर कर सकते हैं, या आपके कोई और, या आप खुद भी मान लीजिए ऐसे पेशेंट हो, तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 रिप्लेसमेंट ऑफ वाल्व, चाहे वो मैकेनिकल हो अगर आप फिट हैं तो, और या ट्रांस कैथेटर है अगर एज एडवांस कर गई है, रिस्क ज़्यादा, या वैसे भी आजकल तो हम लोग लो रिस्क में भी करने लगे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, थोड़ा कॉस्ट आती है, तो उसको देखिए कैसे आप उसको बेयर कर सकते हैं। लेकिन ये ना सोचिए कि साहब ऑप्शन नंबर 3 भी है हमारे पास कि हम दवा खाते रहेंगे। और दवा क्या है? पेशाब कराने की दवा है, हार्ट पे लोड कम करने की दवा है, उससे वाल्व तो आपका ठीक होने वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप रिप्लेस कराएं, ऑप्शन नंबर 2 है कि आप टैवर कराएं, या दोनों तरह से कोई भी ऑप्शन जो आपके लिए बेहतर हो, जो आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।